अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। दिस इज़ रिता बशीर और हमारा जो लेक्चर टॉपिक है वो है यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो 1992 में APA ने जो एथिकल स्टैंडर्ड्स दिए थे उसमें साइकोलॉजिस्ट को जस्ट उन टेक्निक्स या प्रोसीजर्स को यूज़ करने की परमिशन थी जो कि उनकी कॉम्पिटेंसीज़ के अंदर आते हों या उनकी कॉम्पिटेंसीज़ के अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा जो टेस्ट मटेरियल की परचेज़ थी वो भी उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट की गई थी ताकि हर इंडिविजुअल ये टेस्ट परचेज़ ना कर सके। इसके अलावा जो टेस्ट पब्लिशर्स थे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि वो हर टेस्ट मैनुअल में नॉर्मेटिव डेटा से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशंस और स्कोर्स को इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा टेस्ट मैनुअल में इतना डेटा इंक्लूड करना चाहिए कि जिससे इंडिविजुअल उस टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इवेलुएट कर सके। देन क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी की बात आ जाती है। तो बहुत से लोग ये अज्यूम करते हैं कि उनका ये राइट है कि वो अपने एटीट्यूड्स, अपनी फीलिंग्स, अपने फियर्स और एस्पिरेशंस के बारे में जान सकें, क्योंकि इनडायरेक्ट असेसमेंट के थ्रू इंडिविजुअल को अश्योरिटी के साथ या एक कंप्लीट सर्टेनिटी के साथ जज नहीं किया जा सकता। तो टेस्ट की नेचर जो भी हो, ये इंडिविजुअल या एग्जामिनी का राइट है कि उसको उस टेस्ट की फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाए, पर्पस बताया जाए, उस टेस्ट के यूजेस बताए जाएं और टेस्ट रिज़ल्ट्स भी उसको बताए जाएं। इसके अलावा एग्जामिनी पे जस्ट वही टेस्ट अप्लाई किए जाएं जो कि उसके एवेलुएशन पर्पस से रेलेवेंट हों। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को उनका पेशेंट जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मोस्टली तो उसको प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन को किसी न किसी के साथ शेयर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडिविजुअल ख़ुद को या किसी दूसरे को हार्म पहुंचाना चाहता है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी इंफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल के साथ शेयर की जा सकती है, लाइक किसी प्रोफेशनल के साथ, किसी कलीग के साथ या फिर कोर्ट्स वगैरह में। इसके अलावा बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स टेस्ट रिज़ल्ट्स को की प्राइवेसी को मेंटेन नहीं रख पाते, लाइक इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में ऐसा होता है। इसके अलावा समटाइम्स जो पेशेंट है उसको इंश्योरेंस या मेडिकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स के अंडर ट्रीट किया जाता है, तो उनका जो डायग्नोसिस होता है उसको कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में इंटर किया जाता है। तो इस तरह से भी बहुत सी कंपनीज़ उस रिकॉर्ड को असेस कर सकती हैं। तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं रखा जाता। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी आर्ग्यू किया गया कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट की ओरिजिनल स्टैंडर्डाइजेशन की गई थी उसमें कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन सैम्पल्स इंक्लूड नहीं थे। समटाइम्स माइनॉरिटी ग्रुप मेंबर्स को डिफरेंट टेस्ट या टेस्ट सिचुएशंस का एक्सपोजर नहीं करवाया जाता। इसके अलावा कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो कि रेशियली अनफेयर कॉन्टेक्स्ट में प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक TAT कार्ड्स अगर देखे जाएँ तो ये आर्ग्यू किया गया कि उन तमाम कार्ड्स में वाइट कैरेक्टर्स को डिपिक्ट किया गया है। इसके अलावा अगर इंटेलिजेंस टेस्ट के आइटम्स को देखा जाए तो वो एक अफ्रीकन अमेरिकन चाइल्ड के लिए फेमिलियर नहीं है। उसके बाद टेस्ट बायसनेस आ गई। तो ये आर्ग्यू किया गया कि कुछ टेस्ट्स के स्कोर अक्रॉस ग्रुप सिग्निफिकेंटली वेरी करते हैं जो कि टेस्ट बायस्डनेस कॉज करती है। नेक्स्ट जो इशू आ गया वो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट का था कि कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट के थ्रू इंडिविजुअल की फीलिंग्स या उसके रिएक्शंस को अटेंशन नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट है उसमें इंडिविजुअल के रिकॉर्ड्स को इजीली मिसयूज़ किया जा सकता है। अब आ जाती है पर्सनैलिटी। तो जब भी एक इंडिविजुअल अपने बिहेवियर या इमोशनल स्टाइल्स में कॉन्टीन्यूटी डिस्प्ले करे तो इट मीन्स के वो अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्टीन्यूटी शो कर रहा है। देन आ जाती है पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक आ जाता है ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट और प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट को अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट डिवाइसेस पे बेस्ड होते हैं जो कि मोस्टली सेल्फ रिपोर्ट नेचर के होती हैं।
Structured means tendency to use straightforward test stimuli. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल की ओपिनियन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करना। मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उनमें ट्रू फॉल्स येस नो रिस्पॉन्सेस फॉर्मेट होता है या फिर एक डायमेंशनल स्केल की फॉर्म में होते हैं, लाइक एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री एक्सेट्रा। कुछ एडवांटेजेस अगर देखें पर्सनालिटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स के, तो सबसे पहले तो ये कि ये टेस्ट इकनॉमिकल होते हैं। ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस के साथ हम लार्जर ग्रुप्स को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंगल पेशेंट एक कंप्लीट इन्वेंट्री को अकेले जो है वो कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की कंप्यूटर स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन भी पॉसिबल है, और जो इनकी स्कोरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो बहुत सिंपल और ऑब्जेक्टिव होती है। इसके लिए क्लिनिशियन के पास कोई कॉम्प्लेक्स इंटरप्रेटिव स्किल्स का होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होती हैं। अगर डिसएडवांटेजेस देखें ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट के, तो ये जो इन्वेंट्रीज होती हैं इनके आइटम्स मोस्टली बिहेवियरल इन नेचर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट तो हैं बट उनकी रीज़न्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ में इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसके कॉग्निशंस और नीड्स को एक मिक्सचर ऑफ आइटम्स के थ्रू डील किया जाता है। और अगर किसी इंडिविजुअल की रीडिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो इसकी वजह से भी उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस को मिस इंटरप्रेट करेगा। दैन कुछ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ आ जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है MMPI एंड MMPI-2। MMPI एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है जो कि ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी असेसमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये 1937 में स्टार्क, हाथवे ने और MC काइंडले ने डेवलप किया था। रिसेंटली MMPI को अपडेट किया गया है और अब इसको MMPI-2 कहा जाता है। MMPI में 500 स्टेटमेंट्स हैं जिस पे इंडिविजुअल ने ट्रू, फॉल्स और कैन नॉट से इस तरह के रिस्पॉन्सेज देने होते हैं। इसके अलावा MMPI को 10 स्टैंडर्ड स्केल्स पे स्कोर किया जाता है और ये स्कोर्स एम्पिरिकली ड्राइव किए जाते हैं। इसके अलावा MMPI-2 में फेकिंग बैड, टेस्ट टेकिंग एटीट्यूड्स, केयरलेसनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट वैलिडिटी स्केल्स डेवलप किए हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाता है कैन नॉट से स्केल। इसमें वो तमाम आइटम्स आ जाते हैं जिनको आंसर नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाता है F और इनफ्रीक्वेंसी स्केल। तो अगर हाई F स्कोर आ रहा है तो वो डेविएंट रिस्पॉन्सेस को इंडिकेट करता है। इसके अलावा एबरेंट बिहेवियर को इंडिकेट करता है। देन आ जाता है लाई स्केल। इसमें 15 आइटम्स होते हैं जिनमें मोस्टली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इंक्लूड होती हैं। उसके बाद आ जाता है K या डिफेंसिवनेस स्केल, जो इसमें 30 आइटम्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल अगर डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफेंसिवनेस शो कर रहा है तो उसको इंडिकेट करते हैं। और टेस्ट इंटरप्रिटेशन के दौरान इंडिविजुअल की सोशल, एजुकेशनल और सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा रिलीजन और रेस जो हैं वो MMPI रिस्पॉन्सेज में पोटेंशियल वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट जो इन्वेंट्री आ जाती है वो है मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंट्री MCMI। ये 175 आइटम बेस्ड एक इन्वेंट्री है जो 1970 में थियोडर मिलन और उसके कोवर्कर्स ने डेवलप किया था। इस इन्वेंट्री को ट्रू फॉल या पेपर पेंसिल इन्वेंट्री कहा जाता है। जो ओरिजिनल MCMI स्केल है उसमें 11 स्केल्स पे इंडिविजुअल की स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन की जाती है, जो कि डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है थ्रू DSM। 1987 में MCMI को रिवाइज किया गया था और इसका न्यू वर्जन जो है वो है MCMI-2। और इस पर जो डिफरेंट पर्सनालिटी स्केल्स इन्वॉल्व हैं उनमें आ जाते हैं अवॉइडेंट पर्सनालिटी, डिपेंडेंट पर्सनालिटी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी, हिपोमैनिक पर्सनालिटी, कंपल्सिव पर्सनालिटी, पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी। नेक्स्ट जो स्केल आ जाता है वो है द रिवाइज्ड NEO पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ पर्सनालिटी है जो कि 1992 में कोस्टा एंड MC क्रे ने डेवलप किया था और इसको 5 फैक्टर मॉडल भी कहा जाता है।
NEO पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में जो 5 डोमेन्स या 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस एंड कंसाइशियसनेस। हर डोमेन में फिर 6 सब स्केल्स हैं और जो टोटल आइटम्स हैं NEO पर्सनैलिटी इन्वेंट्री के वो 240 आइटम्स हैं।